डिस्क्रीट, अच्छा, प्रोबेबिलिटी आप लोग ने लास्ट सेमेस्टर पढ़े होगे। लास्ट टाइम प्रोबेबिलिटी में आपने पढ़ा होगा डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन और कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन कौन कौन से होते हैं? प्रोबेबिलिटी में डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़े हैं ना आपने? यस मैम, बायनोमियल था। बायनोमियल होगा, पॉइसन होगा, और कंटिन्यूअस में आपका होगा नॉर्मल प्लस Yes, और ma'am. होंगे। रेक्टेंगल भी शायद मैम था उसमें। हाँ, मतलब काफी होंगे, लेकिन हम बहुत बेसिक वाले की बात करते हैं, तो ये था। तो इन दोनों में फर्क क्या था? अगर आपने देखा होगा बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, n वाज द नंबर ऑफ ट्रायल्स, जो कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे होती हैं। कभी नंबर ऑफ ट्रायल्स 1.5 1.25 वगैरह तो नहीं होती हैं, करेक्ट? सो इसका माने ये डिस्ट्रीब्यूशन खाली डिस्क्रीट वैल्यूज ले रहा था, 1 2 3 4 लाइक दैट। सो कोई भी चीज जो खाली डिस्क्रीट वैल्यूज लेता है, दैट इज कॉल्ड एज डिस्क्रीट फंक्शन। और जैसे कि कोई अगर फंक्शन खाली इंटीजर वैल्यूज ले रहा है तो डिस्क्रीट फंक्शन कहलाएगा, क्योंकि वो वैल्यूज -1 0 2 5 -7 ऐसे ले सकता है। जबकि अगर कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है तो वो कोई भी वैल्यूज ले सकता है। जैसे आप डिफाइन करते हो f(x = x इन द इंटरवल 0 to 1), तो 0 से 1 के बीच में वो कोई भी वैल्यू ले सकता है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस फंक्शंस। तो ये जो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स ब्रांच है, इट डील्स विद डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट्स ओनली। डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट मींस जो कोई स्पेसिफिक वैल्यूज ले सकते हैं। और ये इसका कंट्रास्ट क्या है कंटिन्यूअस मैथमेटिक्स से, जो कि कैलकुलस है, जो आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें आप कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी एक्सेट्रा सब पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट इज ये, हमको इसकी जरूरत क्यों पड़ती है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की? अब डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का जो सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल है वो है कंप्यूटर साइंस में। अब डिस्क्रीट में जैसा आपने देखा, ये डिस्क्रीट डेटा के बारे में बात करते हैं, डिस्क्रीट वैल्यूज ये लेता है। और कंप्यूटर में भी आपको पता है डेटा डिस्क्रीट फॉर्म में स्टोर होता है, बाइनरी में 1 और 0 के फॉर्म में। तो ये जो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स जो डिस्क्रीट डेटा के साथ डील करती है, ये कंप्यूटर लैंग्वेज को में आसानी से कन्वर्ट हो जाती है, और जो जितना भी डेटा है वो आसानी से स्टोर होकर वी कैन यूज दिस डिस्क्रीट मैथमेटिक्स इन कंप्यूटर साइंस। इसके काफी एल्गोरिथम वेरीफाई करने में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और बहुत चीजों में ये यूज होती है। अब यही अगर आप कंटिन्यूअस मैकेनिक्स कंटिन्यूअस मैथमेटिक्स भी आप कंप्यूटर में फीड कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब आपने देखिए लास्ट आपने सेकेंड सेमेस्टर में न्यूमेरिकल मेथड्स पढ़ा होगा, ठीक है? न्यूमेरिकल मेथड्स में आपने पढ़ा होगा कि कोई भी नंबर को जब आप कंप्यूटर में स्टोर करते हो, और वो अगर इनफाइनेटली, अगर उसका डेसिमल पॉइंट है जिसका डेसिमल इनफाइनेट तक जाता है, तो वो पूरा का पूरा तो वैसे स्टोर नहीं हो पाएगा। जैसे 1/3 अगर आप स्टोर करना चाहो कंप्यूटर में, तो 1/3 की तरह स्टोर नहीं होगा। वो कैसे स्टोर होगा? 0.3333। अब 0.3333 तो कभी खत्म होता नहीं है। तो कंप्यूटर की कितना फाइन आपका कंप्यूटर है, कितना एफिशिएंट है, उसके हिसाब से एक पॉइंट के बाद बाकी के सारे नंबर्स आपके ट्रंकेट हो जाएंगे। और जब आपके ट्रंकेट हो जाएंगे तब क्या होगा? तो आपको एक अप्रोक्सीमेट नंबर मिल जाएगा। तो जो एक्चुअल नंबर और अप्रोक्सीमेट नंबर के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या कहलाता है? आपका एरर कहलाता है। और न्यूमेरिकल मेथड में आपने देखा था कि अगर कोई भी आप किसी भी मेथड को स्टडी करते हैं, उसमें आप एरर को हमेशा मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। अब मान लीजिए सपोज ये एरर आपका आ जाता है 10⁻⁻⁶, जो कि बहुत छोटा है, उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यही एरर आपके फॉर्मूले में अगर डिनोमिनेटर में पहुंच गया, तब क्या होगा? 1/10⁻⁻⁶ क्या हो जाएगा? समथिंग मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶, क्योंकि ये आपका डिनोमिनेटर में पहुंच गया है। तो इसका माना है जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो तो एकदम एब्सर्ड हो जाएगा, उसका कोई मतलब ही नहीं होगा। इसीलिए जब हम कंटिन्यूअस मैथमेटिक्स को हम कंप्यूटर में डील करते हैं, तो हम एरर्स का बहुत ध्यान रखते हैं कि एरर किसी भी स्टेज पे आपका बढ़े नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा है? किसी को इसमें कुछ क्वेश्चन है? इज दैट ओके? या कुछ क्वेश्चन है तो पूछो। नो मैम, ओके। ठीक है, सो इसीलिए हम लोग ये डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एक अलग ब्रांच है जो कि कंप्यूटर ओरिएंटेड है, और इसका कंप्यूटर में बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है। अब डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? हम लोग लॉजिक पढ़ेंगे, हम लोग बूलियन अलजेब्रा पढ़ेंगे, रिलेशंस, पोसेट्स, लैटिसेस, रिकरेंस रिलेशन
and like that. So let's start with the first topic, that is logic. So उसको हम लोग start करते हैं. एक मिनट को. जा क्यों नहीं रहा है? दिखाई पड़ रहा है तुम लोग को? स्क्रीन पे आ रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So as you can see the topic, it's a logic. The first topic is logic. Logic, as the word, the name, the meaning of the logic is nothing but reasoning. या आप इसको argument, arguments भी बोल सकते हो. Excuse me, ma'am. हाँ. Ma'am, we can see your Google Meet screen. अच्छा, you can't see this one. No, ma'am. एक मिनट रुको, ये आके नहीं रहेगा. अब आ रहे? Now you can see? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So logic means, the word meaning is reasoning, और इसको आप arguments भी बोल सकते हो. Arguments not in the bad sense that you are arguing with somebody. Argument एक तो होता है बहस करना और दूसरा होता है तर्क. So argument in the sense of तर्क की आप proper reasoning के साथ आप argument कर रहे हो. So why do we study logic? The one of the main aims of logic is to provide rules by which we can determine whether a particular argument or reasoning is valid or not. मतलब लॉजिक में हम बेसिकली हम लॉजिक में क्या करते हैं, हमारा एम क्या है कि ये डिटरमाइन करना कि जो आपने जो पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट दिया है या रीजनिंग दी है वो वैलिड है या नहीं है. अब वैलिड है या नहीं है रिलेटिव हो सकता है, हम जो ठीक समझते हैं आप नहीं ठीक समझो, आप जो ठीक समझते हो हम नहीं समझें. सो देयर हैव टू बी सर्टेन रूल्स जिसको फॉलो करके हम ये डिसाइड कर सके कि ये रीजनिंग सही है या नहीं है. दूसरा क्या है, logic is concerned with reasoning only, so it is used in different fields like legal arguments, mathematical proofs, conclusions in scientific theory based on set of hypotheses. मतलब क्या है, logic is concerned with reasoning only. माने जैसा हमने आपको बताया, लॉजिक में हम लोग कुछ सेट ऑफ रूल्स लेके चलेंगे जिसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि ये आर्ग्यूमेंट वैलिड है या नहीं है. फॉर एग्जांपल लीगल आर्ग्यूमेंट्स. लीगल मींस जो आपके कोर्ट में जो जब कुछ केस होता है तो जब लॉयर्स आर्ग्यू करते हैं एक दूसरे से, सो वो क्या करते हैं, दे गिव सर्टेन प्रूफ्स. वो कुछ प्रूफ्स के अकॉर्डिंग या कुछ सबूतों के अकॉर्डिंग ही वो उसके ऊपर अपना पक्ष पेश करते हैं जज को. सो वो जो जज जो होता है वो विदाउट गोइंग इमोशनली की इनटू इमोशनल थिंग्स, वो जो उनके एक्चुअल जो प्रूफ्स होते हैं या जो उनके पास सबूत होते हैं उनके अकॉर्डिंग वो डिसीजन लेता है. सो उसमें भी आप देखिए वहां पे he just follows he just considers the proofs and based on those proofs वो उसको चेक करता है. मैथमेटिक्स में भी क्या है, मैथमेटिकल प्रूफ में भी आपके पास कुछ सेट ऑफ हाइपोथेसिस होते हैं या कुछ आपके पास एक्सियम्स वगैरह होते हैं जिसको आप मान के आप प्रूफ करते हैं. आप वो नहीं चेक करते कि वो जो एक्सियम्स हैं वो सही हैं या नहीं है, या जो पुरानी थ्योरम्स ऑलरेडी प्रूफ करी जा चुकी हैं वो ठीक है या नहीं है. आप उनको यूज करते हुए नए प्रूफ को मतलब नए प्रूफ्स को डेवलप करते हो. इसी तरह साइंटिफिक थ्योरी में अगर कुछ कंक्लूजन आना होता है तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, कुछ डेटा कलेक्ट करते हैं एंड देन दे कम टू द कंक्लूजन. वो खाली ऐसे हाइपोथेसिस से नहीं करते हैं कि नहीं यहाँ ऐसा हो रहा है वहां वैसा हो रहा है तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं है.
वो कुछ डेटा कलेक्ट करते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं अंडर डिफरेंट कंडीशंस, देन दे बिल्ड अप अ डेटा एंड बेस्ड ऑन दैट दे ड्रॉ अ कंक्लूजन. So due to its diversity, these rules are called as rules of inference. ये जो rules हम develop करेंगे logic के, they are called as rules of inference. और ये rules में जो हमारी ये rules चलो अच्छा बाद में बताएंगे. These are independent of any discipline involved. माने आप चाहे legal इसमें डाल दीजिए, चाहे आप mathematics डाल दीजिए, चाहे science का कोई field डाल दीजिए, they will be independent of the discipline involved. The main aim is to check the validity of the argument by the rules mechanically and independently of our feelings about the argument. माने हम क्या सोचते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, हमें इसमें जो सेट ऑफ रूल्स हैं वो मैकेनिकली अप्लाई करने हैं, जो हमारे पास फैक्ट्स हैं वो इसमें अप्लाई करने हैं, एंड वॉट एवर द रिजल्ट और उसको अप्लाई करके जो हमारे पास रिजल्ट आएगा दैट वी विल ट्रीट एज वैलिड, जो नहीं आएगा दैट विल बी ट्रीटेड एज इनवैलिड. Now the collection of rules of a theory, अब rules आप किसी theory के लिए बनाएंगे तो ये जो theory होती है इसकी एक language होती है that is called as object language. अब object हर language का syntax होता है, जैसे आपने C language पढ़ी थी फर्स्ट सेमेस्टर में, उसका syntax था और उसके जितने भी programs थे वो आपने उस syntax के according ही लिखे थे. So इसी तरह ये जो object language है, ये जो रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस को कंटेन करती है, इसका भी एक सिंटैक्स होता है जो जिसके पार्ट्स हम नीचे डिस्कस करेंगे. सो द बेसिक यूनिट ऑफ ऑब्जेक्ट लैंग्वेज इज एटॉमिक और प्राइमरी सेंटेंस, जिसको कभी कभी हम लोग प्रपोजिशन भी बोलते हैं. लेट मी राइट इट 1 मिनट. दिस इज ऑल्सो प्रपोजिशन. सो एटॉमिक सेंटेंस या प्राइमरी सेंटेंस या प्रपोजिशन, इसको हम लोग बोलते हैं. ओके, नाउ व्हाट इज एटॉमिक सेंटेंस? अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस व्हिच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सेंटेंसेस, और इनकी वैल्यू या तो ट्रू होती है या फॉल्स होती है. डिक्लेरेटिव सेंटेंस मींस जो आप कुछ चीज डिक्लेयर कर रहे हो, जिसमें अगर जब आप कुछ डिक्लेयर कर देते हो तो या तो आपने जो डिक्लेयर किया वो ठीक है या नहीं. जैसे सपोज हमने आपको बोल दिया आज शाम को 4 बजे आपकी क्लास होगी. आई हैव डिक्लेयर्ड दैट द क्लास विल बी देयर एट 5. अब ये जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस हमने दिया है, इफ आई टेक द क्लास एट 5, तो जो हमने डिक्लेरेशन किया है वो ट्रू है, और अगर हम क्लास नहीं लेते हैं देन जो हमने डिक्लेरेशन किया है वो गलत है. सो दिस हैज गॉट आइदर अ वैल्यू ट्रू और फॉल्स. दूसरी चीज है डिक्लेरेटिव सेंटेंस कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सेंटेंसेस. अब हमने कहा हम आज 5 बजे क्लास लेंगे, आई विल टेक द क्लास टुडे एट 5. अब इसको आप और अगर स्मॉलर पार्ट्स में ब्रेकअप कर दो, आई विल टेक, इसका कोई मतलब नहीं होगा. क्लास एट 5 कब, आज कल परसों कुछ होगी. तो ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इस सेंटेंस को आई विल टेक क्लास एट 5, इसको अगर हम स्मॉलर पार्ट्स में ब्रेक कर दें तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाता. So that is why a declarative sentence which cannot be broken down into simpler sentence is called as a atomic sentence, provided उसकी वैल्यू खाली ट्रू हो या फॉल्स हो. इसके अलावा उसकी कोई वैल्यू हो नहीं सकती. ट्रू फॉल्स दोनों वाली बात नहीं करेंगे हम. ठीक है, इज दैट ओके? इसमें कोई क्वेश्चन किसी को? नो मैम. Okay, now let's see some sentences और हम डिसाइड करने की कोशिश करेंगे वो एटॉमिक सेंटेंसेस हैं या नहीं. देखिए, एटॉमिक सेंटेंसेस रखें हम, लिखें या प्रपोजिशन लिखें या प्राइमरी सेंटेंस लिखें, these are one and the same thing. So the first sentence is it's raining outside. Is it an atomic sentence or no? होगा या नहीं होगा? Yes मैम. Yes, ma'am. Yes, it will be atomic sentence. It's raining outside, I said. तो अगर हमारे घर के बाहर रेन हो रहा है तो उसकी वैल्यू ट्रू हो जाएगी. रेन नहीं हो रही है तो उसकी वैल्यू फॉल्स हो जाएगी. सो इट्स अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस. इसको हम और छोटे पार्ट्स में ब्रेक नहीं कर सकते, और इसकी वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है. सो इट्स अ एटॉमिक सेंटेंस. नाउ द सेकंड इज बुक इज ऑन द टेबल. यस और नो?
Yes, ma'am. यस, इट्स ऑल्सो एटॉमिक सेंटेंस, क्योंकि अगर बुक टेबल पे है तो वैल्यू ट्रू हो जाएगी, टेबल पे नहीं है तो वैल्यू फॉल्स हो जाएगी, सो इट्स एटॉमिक सेंटेंस. बॉल इज इन द बास्केट, अगेन द सेम थिंग, इट विल बी एटॉमिक सेंटेंस, क्योंकि अगर बास्केट के अंदर बॉल है तो वैल्यू ट्रू हो जाएगी, बास्केट के अंदर बॉल नहीं है तो वैल्यू फॉल्स हो जाएगी. प्लीज क्लोज द डोर. What about this? Is it an atomic sentence or no? Hmm? No, ma'am. क्यों? मैम क्लोज द डोर भी एक सेंटेंस है मैम, ठीक ठाक. नहीं नहीं, क्लोज द डोर सेंटेंस है, लेकिन ये एटॉमिक सेंटेंस है या नहीं है? हम प्लीज लगाए तो यू आर रिक्वेस्टिंग. यस, आई एम रिक्वेस्टिंग. अगर हम प्लीज हटा दें क्लोज द डोर, तब तब हो जाएगा. यस मैम. नो. नो See, मैम. please, I am requesting. That's a polite way of saying, please close the door. If I remove the please and if I say close the door, that's the order. So यहाँ पे politely या rudely, जैसे भी आप कर रहे हो, you are giving a command, correct? I'm asking you to close the door. If I am putting please, I'm asking you in a polite way. If I'm saying close the door, I'm just giving you an order, go and close the door. So it's a command. अब क्लोज द डोर हम कह रहे हैं या प्लीज क्लोज द डोर, इसकी वैल्यू ट्रू या फॉल्स तो हो ही नहीं सकती, बिकॉज आई एम गिविंग अ कमांड. सो दैट इज व्हाई इट्स नॉट अ एटॉमिक सेंटेंस. इसकी ओके, ये बताओ इसकी वैल्यू ट्रू कब होगी और फॉल्स कब होगी, अगर आप सोचते हो ये एटॉमिक सेंटेंस है तो? Ma'am, when command is followed and when the command is rejected. तो हम तो उसकी तो बात ही नहीं कर रहे हैं, हम आगे की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो खाली जो हमारे सामने है उसकी बात कर रहे हैं. जैसे हमारा सी पार्ट देखिए, बॉल इज ऑन द इन द बास्केट. हम ये नहीं कह रहे बॉल बास्केट में है, पहले पता करो, अगर है तो ट्रू है, नहीं है तो नहीं है. हम कह रहे हैं अगर बॉल बास्केट में है तो हमने देखा है तो ट्रू है, नहीं है तो फॉल्स है. प्लीज क्लोज द डोर. आई एम आस्किंग यू टू क्लोज द डोर, जिसका कोई ट्रुथ वैल्यू नहीं है, ना ट्रू है ना फॉल्स है, क्योंकि उसके बाद क्या कमांड एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा है उससे हमें मतलब नहीं है, हम खाली ये सेंटेंस को पढ़ रहे हैं. प्लीज क्लोज द डोर, जिसकी कोई ट्रुथ वैल्यू नहीं है, इसीलिए ये जो है this is not an atomic sentence or proposition, this is just a command. So this is an example of a sentence which is not an atomic sentence. What about 2 plus 3 equal to 5? Yes, ma'am. Yeah, that's true. 2 plus 3 is equal to 5. वैसे तो 5 होता है, अगर मान लीजिए 2 plus 3 सपोज हम 6 लिख दें तो भी ये एक स्टेटमेंट होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू ट्रू होगी या फॉल्स होगी. Now come to this statement F. This statement is false. अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट के बारे में बात कर रहे हैं जो कि हम कह रहे हैं दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. तो अगर हम इसको ट्रू वैल्यू दे दें तब क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट की वैल्यू फॉल्स हो जाएगी. और अगर स्टेटमेंट को हम फॉल्स दे देते हैं तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू हो जाएगा. तो माने आप जो भी यहाँ पे ट्रुथ वैल्यू दे रहे हैं उससे उल्टी ट्रुथ वैल्यू स्टेटमेंट की आ जा रही है. सो दिस इज कॉल्ड एज अ सीमेंटिक पैराडॉक्स. इट्स नॉट अ एटॉमिक सेंटेंस. दिस इज रिटन हियर, इट्स अ सीमेंटिक पैराडॉक्स. क्योंकि अगर आप इसकी वैल्यू ट्रू दे देते हो तो स्टेटमेंट की वैल्यू फॉल्स हो जाती है, अगर इसकी वैल्यू फॉल्स दे देते हैं तो इसकी वैल्यू ट्रू हो जाती है. खैर इसका उतना मतलब नहीं है. नाउ कम टू दिस वन इज इंटरेस्टिंग. 1 plus 101 equal to 110. इसके बारे में आप क्या कहेंगे? Yes, ma'am. एटॉमिक सेंटेंस है? Yes, ma'am. यस. यस मैम. अच्छा, ओके. इसकी वैल्यू क्या है, ट्रू है या फॉल्स है? True. ट्रू. कैसे? Ma'am, binary. यस मैम, 0 1 में है ना ये. ओके, यस. सो दिस इज एटॉमिक सेंटेंस, करेक्ट. अब इसकी वैल्यू ट्रू कब होगी? ट्रू होगी अगर हम बाइनरी मैथमेटिक्स यूज करें, और फॉल्स कब होगी अगर हम डेसिमल मैथमेटिक्स यूज करें. सो डिपेंडिंग, ये एटॉमिक सेंटेंस तो है, पर डिपेंडिंग ऑन द कंटेक्स्ट इसकी वैल्यू ट्रू या फॉल्स होगी, कि अगर हम आपका नॉर्मल मैथमेटिक्स यूज कर रहे हैं या बाइनरी मैथमेटिक्स यूज कर रहे हैं, बट इट इज अ एटॉमिक सेंटेंस.
कि अगर आप अर्थमेटिक यूज कर रहे हो तो इसकी वैल्यू फॉल्स होगी, अगर बुलियन यूज कर रहे हो तो इसकी वैल्यू ट्रू हो जाएगी. सो दिस इज हाउ यू कैन डिसाइड. हाँ, एक और चीज आ सकती है, जैसे कि सपोज इफ आई से this t-shirt of mine, what should I say, this building is what I this भी नहीं, कुछ और कुछ नाम लो बिल्डिंग का या सिटी का कुछ. ओके, लेट्स से कानपुर इज अ ओल्ड सिटी. ठीक है, अब कानपुर इज अ ओल्ड सिटी, इसकी वैल्यू ट्रू या फॉल्स इज अगेन रिलेटिव. माने आप ओल्ड, कितने साल पुराने को ओल्ड कह रहे हो और कितने साल पुराने को आप ओल्ड नहीं कहोगे. सो इट्स अगेन अ रिलेटिव थिंग. सो इस तरह के सेंटेंस थोड़े से लाइक यू कैन नॉट डायरेक्टली डिसाइड वेदर दे विल बी एटॉमिक और नॉट. सो जहां पे कुछ रिलेटिव चीजें आ जाती हैं उसको आप you will have to just see the context and then decide whether it's atomic or not. Okay. अब ये तो हमने देखा, ये जो सेंटेंसेस थे इनको हम और सिंपलर पार्ट में अगर हम ब्रेक करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा. So and that is why we said these are atomic sentence because they cannot be broken down into simpler parts. और इनकी वैल्यू, इनमें जिसकी वैल्यू ट्रू फॉल्स थी वो आपका एटॉमिक सेंटेंस थे. और जैसे ये डी जो एक कमांड था ये एटॉमिक सेंटेंस नहीं था. This was not an atomic sentence. This was a semantic paradox. और ये वाला atomic sentence है, but इसकी value true या false है, that will depend on the context. अब जब हम लोग normal life में रहते हैं तो हमारा काम खाली ये atomic sentences से नहीं चल सकता. हमें कंपाउंड स्टेटमेंट्स चाहिए ही चाहिए. जैसे आपने ये कहा था प्लीज क्लोज द डोर, आपने कहा अगर ये एग्जीक्यूट होता है कमांड तो इसका वैल्यू ट्रू हो जाएगी, नहीं होता है तो नहीं होगी. तो जब आप कहते प्लीज क्लोज द डोर एंड इफ द डोर इज क्लोज्ड इट इज ट्रू, तो जब आपने एंड लगाया तो आप दो सेंटेंसेस को कंबाइन कर रहे हो. सो एंड एक्ट्स एज अ कनेक्टिव एंड दैट बिकम्स अ कंपाउंड स्टेटमेंट. सो कंपाउंड सेंटेंसेस आर कॉम्बिनेशंस ऑफ टू और मोर एटॉमिक सेंटेंसेस. अब इंग्लिश में कनेक्टिव्स क्या होते हैं? एंड, और, इफ, बट, नॉट, लाइक दैट, देयरफॉर, हेंस वगैरह. अब सारे इंग्लिश के कनेक्टिव्स तो हमारे लॉजिक में काम नहीं करते हैं, तो लॉजिक में जो कनेक्टिव्स काम करते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं. सो द फर्स्ट कनेक्टिव इज नेगेशन व्हिच वी डिनोट बाय दिस स्टेला. कुछ बुक्स में आप देखेंगे इस सिंबल से भी उसको डिनोट करते हैं, लाइक दिस, ये या ये. तो जो बुक आप फॉलो कर रहे हैं उसको आप यूज कर सकते हैं. बुक्स कौन सी हैं वो आपके सिलेबस में नीचे लिखी हुई हैं. फॉर अब इस कोर्स में हम डिफरेंट टॉपिक्स के लिए डिफरेंट बुक्स फॉलो करेंगे. तो जो ये लॉजिक के लिए जो बुक हम फॉलो कर रहे हैं दैट इज डिस्क्रीट मैथमेटिक discrete structures with application to computer science by Tremblay and Manohar. आप देखेंगे सिलेबस में नीचे जो बुक्स लिखी हैं उसमें आपको मिल जाएगी. ओके, नाउ लेट्स कम बैक टू दिस connectives. So the first is negation. It acts only on one sentence. Sentence माने आपका atomic sentence की बात कर रहे हैं या proposition की बात कर रहे हैं. तो अगर P आपका proposition denote करता है या atomic sentence denote करता है तो negation of P ऐसे लिखेंगे tela P and this is read as negation of P. अब negation of P की वैल्यू क्या होगी? अगर P की वैल्यू true है तो negation of P की वैल्यू false हो जाएगी. P की वैल्यू false है तो negation of P की वैल्यू ट्रू हो जाएगी. माने जो भी P की वैल्यू होगी उसकी ऑपोजिट वैल्यू हो जाएगी. और यहाँ ऑपोजिट एक ही होगा क्योंकि ये जो P है ये हमारा खाली दो ही वैल्यूज लेता है, या तो ट्रू लेता है या फॉल्स लेता है. सो एक्चुअली स्ट्रिक्टली स्पीकिंग दिस नेगेशन इज नॉट अ कनेक्टिव. कनेक्टिव क्या होता है? जो दो एटॉमिक सेंटेंसेस या दो प्रपोजिशंस को ज्वाइन करता है. यहाँ आप देखिए खाली एक ही प्रपोजिशन के ऊपर एक्ट कर रहा है. सो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग दिस इज नॉट अ कनेक्टिव, बट यूजुअली इसको कनेक्टिव्स के हेडिंग के अंदर ही लिखा जाता है, इसलिए हमने भी लिख दिया है. सो इट्स नॉट अ कनेक्टिव, इट्स जस्ट अ नेगेशन ऑफ P व्हिच डिनोट्स नेगेशन ऑफ P की वैल्यू जो होगी, जो P की वैल्यू होगी उससे ऑपोजिट इसकी वैल्यू होगी. ओके, नेक्स्ट इज कंजंक्शन, दैट इज डिनोटेड बाय इन्वर्टेड V.
ये दो पे एक्ट करता है, दो प्रपोजिशंस हैं P और Q। ये जो प्रपोजिशंस हम बात कर रहे हैं ये लॉजिक में these are, जैसे मैथमेटिक्स में आपके x y वेरिएबल होते हैं, ऐसे लॉजिक में ये प्रपोजिशन, ये जो P Q ये सारे आपके वेरिएबल्स कहलाते हैं। सो P कंजंक्शन Q is written like this and it's read as P conjunction Q। और बाद में हम देखेंगे, अभी हम लोग शुरू में यही टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे, बाद में हम देखेंगे कि इसको कंजंक्शन को हम लोग एंड भी बोलते हैं, इसको हम बाद में देखेंगे, वी विल कॉल इट एंड। अभी भी आप इसको यूज कर सकते हैं जब हम ये ट्रुथ टेबल बना रहे हैं। तो अब P की देखिए, अब अगर आपके यहाँ पे कितने वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल हैं, सो टोटल नंबर ऑफ लाइंस इन द ट्रुथ टेबल विल बी 2 to the power n, where n is number of variables, n is number of variables। सो यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हमारे PQ, सो 2 to the power 2 that is 4। और यहाँ देखिए हमारे 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस यहाँ पे आएंगे, जो कि आइदर आप ऐसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं या आप हॉरिजॉन्टल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसीलिए हमने कुछ इस फॉर्म में लिख दिए, कुछ हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिख दिए हैं, तो जहां जैसे अप्लाई करना चाहें कर सकते हैं। अब देखिए 4 है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन जहां नंबर वेरिएबल्स इंक्रीज करेंगे ये नंबर ऑफ रोज भी आपके इंक्रीज होते जाएंगे। सो एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन रिपीट ना हो जाए उसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो पहला वेरिएबल P होता है, अब जैसे यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं 2 to the power दैट इज 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो 4 का आधा क्या हुआ 2, तो पहली 2 वैल्यूज में हमने ट्रू लिख दिया, बाकी 2 वैल्यूज में हमने फॉल्स लिख दिया। अब दूसरे वेरिएबल के लिए इसमें जितनी ट्रुथ वैल्यूज हैं उसकी आधी करके कर देंगे, इसमें 2 ट्रुथ वैल्यूज हैं तो एक T लिख दिया, एक फॉल्स लिख दिया, एक T लिख दिया, एक फॉल्स लिख दिया। इस तरह से हम ये रोज को पहले फिल कर लेंगे जितने भी वेरिएबल्स हैं उनके लिए। उसके बाद हम आ जाते हैं इस पे P एंड Q या P कंजंक्शन Q। तो P कंजंक्शन Q की वैल्यू ट्रू तभी होगी अगर P और Q दोनों ट्रू हैं। अगर इनमें से एक भी फॉल्स है तो इसकी वैल्यू फॉल्स होगी। So it is true only in the case when both the variables have got a true value. So if P is true and Q is true, then P conjunction Q is true. Otherwise, it is false. So ये P conjunction Q की truth value है। Next is disjunction. So P, this is V, Q, and this is read as P conjunction Q. इसको डिसजंक्शन को हम लोग और भी कहते हैं। जब हम लोग बूलियन अलजेब्रा पढ़ेंगे देन वी विल बी यूजिंग एंड एंड और, ठीक है, तो ये इसको और भी कहते हैं। सो अगेन ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। इसकी वैल्यू खाली एक ही केस में फॉल्स होती है जब आपके दोनों ही प्रपोजिशनल वेरिएबल्स की वैल्यू फॉल्स हो। अदरवाइज अगर एक भी ट्रू है तो इसकी वैल्यू ट्रू होती है। Okay, now let's see using these connectives कुछ प्रॉब्लम करते हैं। So the first is what is negation of? Negation मतलब क्या था हमारा? Negation मतलब था जो भी प्रपोजिशन की वैल्यू है उसकी उल्टी वैल्यू नेगेशन ऑफ Q की होगी। अगर प्रपोजिशन की वैल्यू ट्रू है नेगेशन P की फॉल्स होगी, अगर प्रपोजिशन की वैल्यू फॉल्स है तो नेगेशन P की ट्रू होगी। अब इधर आ जाते हैं। अब यहाँ पे आपका प्रपोजिशन क्या है? दिस इज P। A cow is an animal। अब इसका नेगेशन क्या हो जाएगा? Cow is not an animal।
मतलब हम कह रहे हैं यहाँ पे काउ एक एनिमल है, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, काउ एनिमल नहीं है। सो नेगेशन ऑफ पी विल बी काउ इज नॉट एन एनिमल। ये आप लोग लिख लीजिए क्योंकि हमने इधर नहीं लिखा है। सो आई विल जस्ट बी टेलिंग यू एंड यू कैन राइट डाउन। सो इधर नेगेशन क्या हो जाएगा आपका, नेगेशन ऑफ पी विल बी काउ इज नॉट एन एनिमल। ठीक है, अब अगर आपका प्रपोजिशन पी क्या है, टुडे इज फ्राइडे, तो इसका नेगेशन क्या आ जाएगा, टुडे इज नॉट फ्राइडे। सो ये तो एकदम सिंपल थे जिसमें आपने खाली नॉट लगा दिया और आपका काम हो गया। अब तीसरे सेंटेंस पे आ जाइए। एवरी इवन इंटीजर ग्रेटर देन 4 इज अ सम ऑफ 2 प्राइम्स। एवरी इवन इंटीजर ग्रेटर देन 4 इज सम ऑफ 2 प्राइम्स, माने कोई भी इंटीजर जो 4 से ग्रेटर है उसको हम सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स लिख सकते हैं। अब यहाँ हम बात नहीं कर रहे हैं कि ये सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स है, खाली हमको इसका नेगेशन निकालना है। चाहे ये सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स है उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। अब देखिए, अगर आपका अच्छा कमांड है इंग्लिश पे तो आप इसका नेगेशन ऐसे लिख सकते हैं, एवरी इवन इंटीजर ग्रेटर देन 4 इज नॉट अ सम ऑफ 2 प्राइम्स। इसमें भी हमने कुछ नहीं किया है, खाली नॉट लगा दिया है। इससे भी कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस हो सकते हैं। सो अगर आपको अच्छे से समझ में आ जा रहा है तो आप, जैसे अभी हम लोग ने ये चेंज किया है, आप उसको नेगेशन में चेंज कर सकते हैं। आई रिपीट दिस अगेन, फिर हम दूसरा तरीका आपको बताते हैं। एवरी इवन इंटीजर ग्रेटर देन 4 इज नॉट सम ऑफ 2 प्राइम्स। तो ये हो गया आपका। अब मान लीजिए कोई कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस आता है या आप उसको, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि उसमें कहाँ नॉट लगा के उसको उसका नेगेशन करें या उसको कैसे उसका नेगेशन निकालें। सो सबसे इजी केस है, इजी चीज है, आप सेंटेंस के आगे लिख दीजिए इट इज नॉट द केस। इट इज नॉट द केस। तो बस आपको क्या करना है, हर जिसका भी सेंटेंस का आपको या प्रपोजिशन का नेगेशन करना है उसके पहले आप ये लिख दीजिए इट इज नॉट द केस। जैसे ये वाला हो गया, अ काउ इज एन एनिमल, तो इसको हम ऐसे लिख, इसका नेगेशन क्या होगा, इट इज नॉट द केस दैट काउ इज एन एनिमल। टुडे इज फ्राइडे, इट इज नॉट द केस दैट टुडे इज अ फ्राइडे। even every even integer greater than 4 is sum of 2 primes, इसका नेगेशन क्या हो जाएगा, it is not the case that every even integer greater than 4 is sum of 2 primes। so अगर आप नेगेशन लिख पाते हैं अपने लैंग्वेज में अच्छे से एंड यू आर श्योर कि वो जो आपने लिखा है ठीक है, तो आप वैसे ही लिखिए। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप जो भी सेंटेंस है उसके पहले ये लगा दीजिए इट इज नॉट द केस, तो वो उसका आपको उस सेंटेंस का नेगेशन मिल जाएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, हमने कनेक्टिव्स ये सारे पढ़े हैं, नेगेशन, कंजंक्शन, डिसजंक्शन, तो इनको यूज करते हुए ये हम सेंटेंसेस सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग, इधर पी प्रपोजिशन क्या है, राम इज रिच, और प्रपोजिशन क्यू इज श्याम इज पुअर। राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन सिंबॉलिक फॉर्म। ओके, सो अब हम लोग क्या करना है, ये स्टेटमेंट्स को पी क्यू और ये नेगेशन, कंजंक्शन, डिसजंक्शन के टर्म्स में लिखना है। अब देखिए, राम एंड श्याम आर बोथ रिच, इसको आप कैसे लिख सकते हो, राम इज रिच एंड श्याम इज रिच। अब अगर आपका एक प्रपोजिशन हो गया राम इज रिच, राम इज रिच आपको दिया है, इसका माने हमारा हो गया पी।
दूसरा यहां से क्या है, श्याम इज रिच, बट यहाँ पे क्या दिया है, श्याम इज पुअर। सो हम इसका नेगेशन ले लेंगे। सो नेगेशन ऑफ क्यू क्या हो जाएगा, श्याम इज रिच, और यहाँ क्योंकि एंड आया है तो हम यहाँ पे लिखेंगे कंजंक्शन एंड इट विल बी नेगेशन ऑफ क्यू। तो राम एंड श्याम आर बोथ रिच, इसको पहले हमने रिराइट किया कैसे, राम इज रिच एंड श्याम इज रिच। राम इज रिच इज प्रपोजिशन पी, तो उसको वैसे ही लिख दिया। श्याम इज रिच इज नेगेशन ऑफ दिस प्रपोजिशन क्यू, तो हमने नेगेशन क्यू लिख दिया। दोनों के बीच में एंड है, इसलिए हमने यहाँ पे कंजंक्शन का साइन कर दिया। सो दिस इज सिंबॉलिक फॉर्म फॉर दिस सेंटेंस। ओके, अब देखिए दूसरा वाला तो ऑलरेडी आपको उस फॉर्म में दिया ही है, राम इज पुअर। राम इज पुअर क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ पी, क्योंकि पी क्या है, राम इज रिच, तो नेगेशन ऑफ पी क्या हो जाएगा, राम इज पुअर एंड, सो वी पुट अ कंजंक्शन, श्याम इज रिच। श्याम इज रिच मीन्स नेगेशन ऑफ क्यू, सो ये हो जाएगा आपका नेगेशन ऑफ क्यू। सो दिस इज सिंबॉलिक फॉर्म फॉर Ram is poor and Shyam is rich. Now you tell me the symbolic form for the C part. Ma'am, negation of whole sentence A. नहीं, होल सेंटेंस तो है नेगेशन, ठीक है, लेकिन होल सेंटेंस को भी तो आपको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। हमको हर चीज कनेक्टिव्स और पी और क्यू के फॉर्म में चाहिए। मैम negation of P conjunction negation of Q. करेक्ट। देखिए यहाँ पे अगर आप देखिए इट इज नॉट ट्रू, इट इज नॉट ट्रू जैसे हमने बताया था, ये नेगेशन के लिए इट इज नॉट द केस यूज करते हैं, तो इसके लिए हमारा एक नेगेशन आ गया। इट इज नॉट ट्रू दैट, ये सेंटेंस आ गया हमारा पूरा, राम एंड श्याम आर बोथ रिच। अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया होता, हमारा ए सेंटेंस वही है, राम एंड श्याम आर बोथ रिच, और राम एंड श्याम आर बोथ रिच का सिंबॉलिक फॉर्म क्या है, पी कंजंक्शन नेगेशन क्यू, तो ब्रैकेट P conjunction negation Q. This will be the symbolic form of the given statement. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप एक गलती कर सकते हो सकता है आपने जज ठीक किया, एक मिनट, लेट मी राइट इट प्रॉपरली, थोड़ा सा ओके। हो सकता है आपने जज किया, जैसे अभी जिसने करेक्ट आंसर दिया उसने आंसर ठीक दिया हो, या मे बी थोड़ा सा व्हाट आई कैन से इज, व्हाट आई मीन टू से इज पुटिंग ब्रैकेट्स इज वेरी नेसेसरी। अगर मान लीजिए आपने ये ब्रैकेट नहीं लगाया और आपने ऐसे लिख दिया इसको, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा ये जो नेगेशन है ये खाली पी पे एक्ट कर रहा है, फिर कंजंक्शन आ जा रहा है और ये नेगेशन क्यू पे एक्ट कर रहा है। अगर आपने ऐसे लिख दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि इट इज नॉट ट्रू इज एक्टिंग ऑन दिस फुल सेंटेंस। सो इसीलिए आपको यहाँ पे ये ब्रैकेट लगाना जरूरी है। सो लाइक इन मैथमेटिक्स, और या जो आप लोग ने सी प्रोग्रामिंग वगैरह में जो आपने जब प्रोग्रामिंग करी होगी तो आपने देखा होगा अगर आप ब्रैकेट, कई बार फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कई बार अगर आप ब्रैकेट ना लगाओ तो आप कुछ लिखना कुछ चाह रहे हो, रिजल्ट कुछ और आता है। एग्जैक्टली द सेम थिंग इज हियर ऑल्सो, यहाँ पे भी आपको ब्रैकेट लगाना जरूरी है। सो आई वुड सजेस्ट मेक इट अ हैबिट टू पुट अ ब्रैकेट
एक्स्ट्रा ब्रैकेट कभी कुछ हार्म नहीं करता है, लेकिन अगर आपने ब्रैकेट नहीं लगाया, it may change the meaning of the sentence. So putting bracket is very necessary. चलिए, okay. Next is, ये इधर आइदर में आर छूट गया, या आप लोग लिख लीजिएगा. आइदर राम इज पुअर और श्याम इज पुअर. इसको पहले आप रीराइट करिए एंड देन अप्लाई द प्रपोजिशनल वेरिएबल्स एंड कनेक्टर्स. इसका मतलब negation हाँ बोलो negation of P disjunction Q. बेटा. नेगेशन कहाँ से है? कहाँ इसमें अपने को नेगेटिव चीज दिख रही है? मतलब नॉर या नॉट ट्रू या क्या? आइदर और, ये ट्रू होगा या ये होगा या ये होगा. आइदर राम इज पुअर और श्याम इज पुअर. इसको हम दूसरी तरीके से लिख सकते हैं, राम इज पुअर और श्याम इज पुअर. तो मैम राम इज पुअर. हाँ बोलो. मैम बट जो पीक वो है सेंटेंस में राम इज रिच है. अरे नहीं, उस पर बाद में आएंगे. अभी हम सेंटेंस को रिराइट करने की बात कर रहे हैं. ठीक अच्छा है. ठीक है. तो आइदर राम इज पुअर और श्याम इज पुअर का मतलब क्या हुआ? इसको हम कैसे रिराइट कर सकते हैं? राम इज पुअर और श्याम इज पुअर. करेक्ट. अब राम इज पुअर क्या हो जाएगा? नेगेशन ऑफ पी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें पी क्या है हमारा? राम इज रिच और श्याम इज पुअर. और मीन्स डिसजंक्शन. श्याम इज पुअर हो जाएगा हमारा क्यू. तो इसका स्टेटमेंट हमारा ये हो जाएगा. सो अगर ये आपका कनेक्टिव्स के फॉर्म में नहीं है, तो पहले आप इसको रीराइट करो, इस सेंटेंस को, और फिर उसमें सिंबॉलिक फॉर्म में चेंज करो. जैसे हमने इसको रीराइट किया, कैसे? राम इज पुअर और श्याम इज पुअर. राम इज पुअर इज नथिंग बट नेगेशन ऑफ पी, क्योंकि पी क्या है? राम इज रिच, तो उसका नेगेशन. श्याम इज पुअर, दैट इज क्यू. सो इसका ये सिंबॉलिक फॉर्म हो जाएगा. अब जैसे ये आइदर और था, ऐसे ये नाइदर और नॉर है. अब नाइदर राम नॉर श्याम इज पुअर, इसको हम दूसरे ढंग से कैसे लिख सकते हैं? राम इज नॉट पुअर एंड श्याम इज नॉट पुअर. क्योंकि नाइदर, इसको आप पढ़िए, नाइदर राम इज पुअर मतलब राम इज नॉट पुअर, नॉर इज श्याम पुअर मतलब श्याम इज ऑल्सो नॉट पुअर. सो नाइदर राम इज पुअर. इफ राम इज नॉट पुअर, दैट मीन्स राम इज रिच. सो ये आ गया आपका पी. एंड श्याम इज नॉट पुअर, आ गया नेगेशन ऑफ क्यू. सो ये हो गया आपका पी कंजंक्शन नेगेशन क्यू. Is that okay or any questions? No questions, ma'am. नो मैम आ गया. Okay. So थोड़ा सा इन केसेस में आपको पहले उसको मन में हिंदी में ट्रांसलेट कर लो, फिर इंग्लिश में उसके दो उसके एटॉमिक सेंटेंसेस बना के कनेक्टिव से जोड़ लो. ओके. अब हम लोग उल्टा करते हैं. अब हमने क्या किया था? सेंटेंसेस को सिंबॉलिक फॉर्म में किया था. अब हम क्या करेंगे? पी और क्यू हमारे वो ही रहेंगे, राम इज रिच एंड श्याम इज पुअर. और अब हम इन सिंबॉलिक फॉर्म को स्टेटमेंट फॉर्म में लिखेंगे. सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज P disjunction Q. सीधे सीधे पुट कर दो. P क्या है आपका? राम इज रिच एंड Q क्या है? श्याम इज पुअर. सो ये क्या हो जाएगा? राम इज रिच और श्याम इज पुअर. इसमें कुछ नहीं करना, खाली P की जगह P स्टेटमेंट लिख दो, Q की जगह Q कर दो, और ये डिसजंक्शन है तो उसकी जगह और कर दो. सो दिस विल बी राम इज रिच और श्याम इज पुअर.
अब देखिए सेकंड पे आ जाइए। सेकंड में आप देखिए P कंजंक्शन Q ब्रैकेट है और इसके बाहर नेगेशन है। बाहर नेगेशन है इसका माने P कंजंक्शन Q का जो भी सेंटेंस हम लिखेंगे उसके पहले हम लिख देंगे इट इज नॉट द केस, तो ये हमारा नेगेशन हो जाएगा। अब P कंजंक्शन Q है, P क्या है, राम इज रिच, और Q क्या है, श्याम इज पुअर। तो P कंजंक्शन Q हमारा क्या हो जाएगा, राम इज रिच एंड श्याम इज पुअर। सो P कंजंक्शन Q हो गया, राम इज रिच एंड श्याम इज पुअर। उसके पहले ये नेगेशन है, तो इस पूरे का क्या हो जाएगा, इट इज नॉट द केस दैट राम इज रिच एंड श्याम इज पुअर। I am again repeating, it is not the case that Ram is rich and Shyam is poor. अब आप हमें सी का बताइए। देखिए सी में देखिए ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर नेगेशन है और अंदर भी दोनों प्रपोजिशनल वेरिएबल्स का नेगेशन है और इनको कनेक्टिव जिसने ज्वाइन किया है वो है डिसजंक्शन। सो इसको ध्यान में रखते हुए इस पूरे का हमें सेंटेंस बताइए। Ma'am, it is not true that Ram is poor or Shyam is rich. करेक्ट। So it is not true that Ram is poor or Shyam is rich. Yeah, it is not the case that Ram is poor or Shyam is rich. So इस तरह से हम सेंटेंसेस को सिंबॉलिक फॉर्म में लिख सकते हैं, ये सिंबॉलिक फॉर्म को हम सेंटेंसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी हमारे दो कनेक्टिव्स और हैं, दो या और उसके बारे में बात करेंगे। अभी पहले हम खाली इन तीन कनेक्टिव से हम लोग क्या क्या प्रॉब्लम्स किस किस तरह के कर सकते हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। बाद में फिर हम और कनेक्टिव्स ज्वाइन मतलब इंट्रोड्यूस करेंगे। ओके, नाउ ट्रुथ टेबल, जैसे हमने आपको बताया, टेबल जिसमें ये जो प्रपोजिशनल वेरिएबल्स की ट्रुथ वैल्यूज होती हैं और जो रिजल्टेंट होता है उसकी ट्रुथ वैल्यू होती है, इस टेबल को हम ट्रुथ टेबल कहते हैं। So let's come here. So the question is, find the truth table of the following propositions. So इसमें पहला है P disjunction negation Q। अब देखिए इसमें अगर आप देखें कितने वेरिएबल्स हैं, दो वेरिएबल्स हैं, तो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितने बनेंगे, 2 to the power 2 दैट इज 4। सो यहाँ देखिए हमारे ट्रुथ टेबल में 4 रोज आ गई यहाँ पे। तो 4 रोज हैं तो पहले आधी को ट्रू रख दिया, आधी को फॉल्स रख दिया, फिर इसकी भी आधी को ट्रू यहाँ रखा, फॉल्स ट्रू फॉल्स करके हम लोग ने इसको फिल कर दिया। सो ये हमारा स्टैंडर्ड प्रोसीजर आप ये बना। देखिए ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको ऐसे ही लिखना है, बट अगर आप ऐसे लिखते हैं आपका रेपिटेशन, कोई भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन का रेपिटेशन का चांस एकदम 0 हो जाएगा। सो दैट विल बी गुड कि आपका एक मिस्टेक आपने अवॉइड कर दी। ओके, अब हमने P लिख लिया, Q लिख लिया। अब इस प्रपोजिशन में देखिए एक टर्म है नेगेशन ऑफ Q। P ऑलरेडी हमारा आ चुका है, दूसरा टर्म क्या है, नेगेशन ऑफ Q। तो हमने एक नेगेशन ऑफ Q का कॉलम बना लिया। अब नेगेशन ऑफ Q की क्या वैल्यूज होंगी, ऑपोजिट ऑफ द वैल्यूज ऑफ Q। सो Q में जहां ट्रू है उधर फॉल्स हो जाएगा, जहां फॉल्स है वहां ट्रू हो जाएगा। ऐसे आप नेगेशन ऑफ Q की पूरी टेबल बना लीजिए। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का साइन क्या है, डिसजंक्शन। तो हमने इन दोनों के बीच का साइन डिसजंक्शन ले लिया। अब इस कॉलम और इस कॉलम का टर्म बाय टर्म हम डिसजंक्शन लेंगे। तो डिसजंक्शन में अगर आप ध्यान दें यहाँ पे, ये खाली तभी फॉल्स होता है जब दोनों प्रपोजिशनल वेरिएबल्स की वैल्यू फॉल्स होती है। अगर इनमें से एक भी ट्रू है तो ये ट्रू होता है। So the same thing will apply. Same thing will apply there.
अब यहाँ देखिए ये ट्रू आ गया, एक ट्रू आ गया तो हमें दूसरा ट्रू देखने की जरूरत ही नहीं है। अगर ये डिसजंक्शन है तो एक ट्रू आ गया तो यहाँ पे ट्रू लिख दीजिए, यहाँ पे एक फॉल्स है तो जैसा हमने बताया एक ट्रू आ गया सो ट्रू, यहाँ पे फिर ट्रू है सो ये ट्रू आ गया। अब यहाँ पे फॉल्स है तो अब नेगेशन ऑफ क्यू को देखना पड़ेगा, अगर नेगेशन ऑफ क्यू ट्रू है तो ट्रू होगा, अगर फॉल्स है तो फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे फॉल्स है, नेगेशन ऑफ क्यू की करस्पॉन्डिंग एंट्री भी फॉल्स है तो ये हमारा यहाँ पे फॉल्स आ गया। अब यहाँ पे पी फॉल्स है, नेगेशन ऑफ क्यू की करस्पॉन्डिंग एंट्री ट्रू है तो ये हमारा ट्रू आ गया। सो ये जो हमारा ये जो ट्रुथ टेबल ट्रुथ इस प्रपोजिशन की ट्रुथ टेबल है वो ये हो जाएगी, जो कि तीन वैल्यूज, तीन पॉसिबल ट्रुथ पी और क्यू की तीन पॉसिबल ट्रुथ वैल्यूज के लिए ट्रू होगी, एक के लिए ये फॉल्स होगी। ओके, कंसिडर दिस वन, बी पार्ट। अब इसमें देखिए, इसमें भी खाली दो ही वेरिएबल्स हैं तो हमारे ट्रुथ टेबल में 4 रोज ही होंगी जैसी हमारी यहाँ है, तो पी कॉलम यही रहेगा आपका, क्यू कॉलम आपका यही रहेगा, ठीक है। नेगेशन ऑफ क्यू यहाँ पे है तो एक कॉलम आपका हो गया नेगेशन ऑफ क्यू का। फिर क्या है, पी डिसजंक्शन नेगेशन ऑफ क्यू, तो ये कॉलम, माने ये जो इतना पार्ट है ये हम ऑलरेडी पार्ट ए में कंप्यूट कर चुके हैं, दैट इज दिस। अब इसका जो है आपको डिसजंक्शन लेना है पी के साथ, तो अब आप क्या करिए, यहाँ पे एक और कॉलम बनाइए और वहां पे लिखिए पी दिस एंड देन डिसजंक्शन विद पी। तो मतलब क्या हो गया आपका, वन मिनट, सो ए में जो आपने टेबल बनाया था ये सारा टेबल आपको वापस से बनाना है, अगर बी क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो ए में जो टेबल बनाया था ये टेबल आपको पूरा टेबल फिर से बनाना है और उसमें एक कॉलम ये और ऐड करना है, ठीक है। अब आपको इस कॉलम के लिए ये फर्स्ट कॉलम और फोर्थ कॉलम का क्या लेना है, कंजंक्शन लेना है, एंड। अब एंड के लिए क्या होता है, अब एंड के लिए देखिए ये खाली तभी ट्रू होता है जब दोनों प्रपोजिशनल वेरिएबल्स हमारे ट्रू हों, बाकी सारे केसेस में ये फॉल्स होता है, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पे आ जाएं, इसको ध्यान में रखते हुए आप हमें इसकी वैल्यू बताइए क्या होगी। इधर हमारे प्रपोजिशनल वेरिएबल्स क्या है, पी है और ये है, तो अगर ये दोनों ट्रू हैं तो ये ट्रू होगा, इनमें से एक भी फॉल्स है तो ये फॉल्स होगा। तो हमें इस रो की एंट्रीज बताइए क्या होंगी। True, true, false, false. So this will be true, this will be true, this will be false and this will be false, correct। ये देखिए नीचे हमने वही कंप्यूट कर रखा है, सो ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, सो ये हमारा ट्रुथ टेबल हो गया सेकेंड प्रपोजिशन का। ओके, सो वी विल स्टॉप हियर, वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम। और जो आपको क्वेश्चंस हो, डाउट्स हो, वो आप हमसे नेक्स्ट टाइम यू कैन आस्क मी। अभी किसी को कोई क्वेश्चन है?